प्यारे बच्चों, अपने इस नए वीडियो में हम ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अर्थात जिन पदार्थों में ऑक्सीजन का योग होगा, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हम कहेंगे कि वे पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उपचयित हो रहे हैं। या जिन पदार्थों से हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यानी जिन पदार्थों से हाइड्रोजन निकलेगा, उसे भी हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकलता हो, अथवा उस पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता हो, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे हम एक चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, कोई भी पदार्थ हो, सब्सटेंस है, यदि इसमें एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। या इस पदार्थ से यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, तभी हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन या उपचयन हो रहा है। किंतु यदि उस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा हो, तब हम कहेंगे कि वह पदार्थ का रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वह उस पदार्थ का होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या जिसमें से हाइड्रोजन निकले, तथा रिडक्शन उस पदार्थ का होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या उसमें से ऑक्सीजन निकले। तो इस चीज को अगर हम उदाहरणों से समझें तो कुछ ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे हम एक उदाहरण लें कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर बनाता है तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में जल देता है। आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड है किंतु उत्पाद में कॉपर है। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कैसे रूपांतरित हुआ होगा? निश्चित तौर पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, और आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल, जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का जब रिमूवल होता है या ह्रास होता है, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ का रिडक्शन हुआ या अपचयन हुआ। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब ये जो निकला हुआ ऑक्सीजन है, ये गया कहाँ? ये किसके साथ जुड़ रहा है? तो आप देख रहे हैं H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तब H2O बनेगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे किसके साथ इसका जुड़ाव हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ है जुड़ रहा है। और आपने देखा है जहां पे ऑक्सीजन का योग होता है, उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है।
तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीकृत होकर के जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक इसको कहेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट को कहा जाता है अपचायक। अपचायक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत होने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा कि अपचायक जो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने के लिए प्रेरित करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपचायक वह होता है जो किसी रिड्यूसिंग पार्टिकल को, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसे प्रेरित करे। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी रिएक्शन में जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, तथा जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, वह पदार्थ उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा वह पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो पदार्थ रिड्यूस हो रहा होगा, अपचयित हो रहा होगा, वह पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो सामान्यतः आपको कोई रिएक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, किस पदार्थ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे मानेंगे, किस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो इस अभिक्रिया में जो भी हमने डिस्कस किया, उस अभिक्रिया को हम फिर से लेते हैं। तो आपने देखा जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो निश्चित तौर पे इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इस पदार्थ का अगर रिडक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पे यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अर्थात यह अपचायक होगा, यह अपचायक होगा। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यह पदार्थ जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या आपका अपचायक होगा। ये उपचायक है और यह अपचायक होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे निश्चित तौर पे कॉपर ऑक्साइड है, तथा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ पे हम लिस्ट बना लेंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैंने बताया था जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो ऑक्सीडाइज हुआ, वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस ढंग से एक लिस्ट बना करके हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एडिशन या रिमूवल से उन्हें ऑक्सीकारक या उपचायक के रूप में घोषित नहीं कर पाते। इसके लिए एक नई डिफिनीशन दी गई जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन की परिभाषा
धातुओं तथा अधात्विक तत्वों के विनिमय पर आधारित है। अधात्विक तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, इस टाइप की जो धातुएं हैं ये अधात्विक तत्व होते हैं, तथा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब जितने हैं ये सब धात्विक हैं, यानी मेटेलिक तत्व होते हैं। तो ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन नए संदर्भ में जो दी गई है वो ये दी गई है कि यदि अधात्विक तत्वों का योग हो किसी पदार्थ के साथ, जिस पदार्थ के साथ अधात्विक तत्वों का योग होगा उसे हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या जिन पदार्थों का के साथ धात्विक तत्वों का ह्रास हो रहा हो या जिसमें से धात्विक तत्व निकल रहे हों, उन्हें हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा उनका। इसी प्रकार से अगर हम रिडक्शन को लें या अपचयन को लें, तो उन पदार्थों का अपचयन होता है जिनमें धात्विक तत्व जुड़ते हैं या उनमें से अधात्विक तत्व बाहर निकलते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में धात्विक तत्वों का जुड़ना तो रिडक्शन कहलाएगा तथा धात्विक तत्वों का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अधात्विक तत्वों का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा तथा अधात्विक तत्वों का निकलना रिडक्शन कहलाएगा। तो इस परिभाषा के आधार पर हम देखें कि किसी अपक्रिया में कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, कॉपर, इसकी अपक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब इसमें आप जरा सा देखें कि कॉपर प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड में कैसे बना। तो निश्चित तौर पे इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ करके क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। तो पुरानी परिभाषा के अनुसार जहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ निश्चित तौर पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वजह से कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किंतु इसी अपक्रिया में ऑक्सीजन भी विद्यमान है। अब ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसके साथ कॉपर धातु जुड़ रही है। एक धातु है कॉपर, मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट किसी के साथ अगर जुड़ रहा है तो मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना, मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन, मैंने बताया था कि ये रिडक्शन होता है। तो निश्चित तौर पे मेटेलिक एलिमेंट किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो होगा हमारा, ये इसके साथ ये रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा। तो अगर हम इस नई परिभाषा को शामिल न करते तो ऑक्सीजन के रिडक्शन की संकल्पना को हम नहीं बता पाते। इस वजह से ऐसी अपक्रियाओं के लिए जो रिडक्शन की परिभाषा है कुछ इस रूप में देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे यह क्रिया आपके क्वेश्चन में एक बार पूछी गई है कि एक रेड ब्राउन पदार्थ है जिसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर एक ब्लैक कलर का पदार्थ प्राप्त होता है, तो उन पदार्थों को पहचानिए। तो आप देख रहे हैं रेड ब्राउन क्या है, कॉपर होता है, और जो ब्लैक कलर का आ जाता है वो कॉपर ऑक्साइड आ जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर आपके दिमाग में रहेगा, आप इसे याद किए रहेंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे सवालों का उत्तर देने में आपको सुविधा होगी। नेक्स्ट आपका है, एक चीज इसमें यह देखनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपक्रिया जो होती है यह हमेशा एक साथ होती है।
अगर एक पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ चलने वाली अपक्रियाएं। एक ही रिएक्शन में एक पदार्थ का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे पदार्थ का उसमें रिडक्शन होगा। इसीलिए ऐसी अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है? RET से हम ले लेंगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा और OX से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के RED को तथा OX को काट के अगर जोड़ दिया गया तो रेडॉक्स बन गया। ऐसा इसलिए कहा गया है, इन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पदार्थ का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होना निश्चित है। एक केवल ऑक्सीडेशन किसी अपक्रिया का, किसी पदार्थ का संभव नहीं है और किसी पदार्थ का केवल रिडक्शन संभव नहीं है। ये दोनों तब तक संभव नहीं होंगे जब तक दोनों की प्रक्रियाएं एक साथ संपादित ना हो। तो आइए कुछ हम उदाहरण और लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के और फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण हम लेते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी अपक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा रहे हैं तो हमको सल्फर मिल रहा है तथा HCl बाहर निकल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2S का जो सल्फर है वो अलग हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में, अर्थात H2S से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है और ये सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। और हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में आ रही है या Cl के रूप में आ रही है। तो इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है यह रिडक्शन कहलाता है। तो चूंकि इस अपक्रिया में H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसलिए H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जो क्लोरीन है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, इस वजह से हम कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्लोरीन। और मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिन पदार्थों का रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जस्ट उल्टा, अगर जिसका रिडक्शन हो रहा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में H2S आ जाएगा तथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अगर हम जिंक ऑक्साइड ले लें और इसकी कार्बन से अपक्रिया कराएं तो हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल होकर के जिंक बन जा रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या कहीं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। और किसी पदार्थ में यदि यह जाकर के जुड़ रहा है, निश्चित तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से निकल के कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जब कार्बन के साथ यह जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे चूंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इस वजह से इस रिएक्शन में हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा आपका कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो हो रहा है वो जिंक ऑक्साइड है, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जिंक ऑक्साइड उपचायक हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑक्सीडेशन अपक्रियाओं तथा रिडक्शन अपक्रियाओं की जो परिभाषा है वो ऑक्सीजन के संदर्भ में है, हाइड्रोजन के संदर्भ में है तथा
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के संदर्भ में। जिन पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिन पदार्थों से ऑक्सीजन निकलेगा उसे हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। जिन पदार्थों में हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, और जहां से हाइड्रोजन निकलेगा उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेटेलिक पदार्थों का जुड़ना रिडक्शन होता है और नॉन मेटेलिक पदार्थों का जुड़ना यह आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि किसी पदार्थ में मेटेलिक धातुएं तत्व जो है जुड़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। यदि नॉन मेटेलिक एलिमेंट उसके साथ जुड़ रहे होंगे तब हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि कहीं से मेटेलिक एलिमेंट का ह्रास हो रहा है तब हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि हम कहीं आधात्विक तत्वों से रिडक्शन रिमूवल हो रहा होगा, आधात्विक तत्व रिमूव हो रहे होंगे तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस ढंग से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है आपको पीडीएफ में जिस रूप में आपको लिखना है वो मिल जाएगी। समझने वाली चीजें इतनी। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या उपयोगिता है। तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन के कुछ ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, एक है कोरोजन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण, और दूसरा है खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता, रेंसिडिटी ऑफ फूड। संक्षारण क्या है या कोरोजन क्या है। आप देखे होंगे धातुओं की सतह पर अगर इन्हें हम काफी लंबे समय तक खुले में छोड़ दें तो इनके ऊपर कुछ धुंधली सी परतें जम जाती। अगर जैसे हम लोहा ले लें तो लोहा के ऊपर आप जानते हैं कि रेड ब्राउन कलर का एक परत जम जाती है, जिसे हाथ से छूने पर धीरे धीरे वो गिरती भी है, जिसे हम कहते हैं जंग। लोहे में जंग का लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये संक्षारण की घटना है आयरन के संदर्भ में। आपने कॉपर को देखा होगा, तांबे का बर्तन अगर आप ले लीजिए और उसको खुले में आप काफी दिनों तक अगर पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे उस पर एक ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है। जो ग्रीन लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है वह कॉपर के ऑक्सीडेशन के कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। इसी प्रकार से आप सिल्वर ले लीजिए, चांदी के आभूषण होते हैं, उनको ज्यादा दिनों तक अगर खुले में रखा जाए तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर एक ग्रे कलर की परत चढ़ जाती है। उस परत को हम सिल्वर के ऑक्साइड के रूप में देखते हैं और यह भी एक संक्षारण की घटना है। तो यहाँ पे संक्षारण किसी भी मेटल है, उस मेटल पर अगर हम ऑक्सीजन से उसकी अपक्रिया करा दें, मेटल की अपक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यही मेटल ऑक्साइड का निर्मित होना ही यहाँ पे धातुओं का संक्षारण कहलाता है, क्योंकि ये धातु की ऊपरी परत को डैमेज कर देती हैं, जिससे धातु धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा है, जब लोहे की वस्तुएं लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती हैं तो उनकी सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, इसे ही हम जंग कहते हैं। तथा यह जो प्रक्रिया है जंग लगने की, उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वास्तव में रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या, रस्ट होते क्या हैं, अगर केमिकली हम इसको देखें एक रिएक्शन से तो कुछ इस प्रकार है। हम आयरन ले लें, जब इसको हम खुले में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे वायु के संपर्क में आएगा, और वायु में आप जानते हैं ऑक्सीजन होती है, साथ ही साथ वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है, यानी पानी विद्यमान होता है। जब ये तीनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, और यह जो फेरिक ऑक्साइड
Fe और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, इसके साथ ये जो जल है ये इसमें अवशोषित अवस्था में विद्यमान रहेगा। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है हाइड्रेटेड, जिसमें जल बाहर से जुड़ जाए उसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड। और फेरिक ऑक्साइड तो आयरन और ऑक्सीजन के निर्माण से मिलकर के बनाएंगे, इसमें जलवाष्प भी आकर के अवशोषित हो गए। तो इस अवशोषण के बाद जो पदार्थ बना उसे कहा गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जलीय फेरिक ऑक्साइड। और यही जलीय फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट कहलाता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि जंग है क्या, तो केवल आप Fe2O3 नहीं कहेंगे, बल्कि इसके साथ Fe2O3 के साथ ExCH2O भी जोड़ेंगे, तभी जाकर के यह रस्ट की श्रेणी में आएगा। रस्टिंग, अगर यह पूछ लिया जाए कि रस्टिंग कैसी अभिक्रिया है, तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि इसमें आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और चूंकि ये ऑक्सीजन के साथ एक मेटल आके जुड़ रहा है और मेटल का जुड़ना ये रिडक्शन कहलाता है, इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन तथा ऑक्सीजन का रिडक्शन दोनों एक साथ प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसकी सतह पर हम पेंट लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं या उसके ऊपर ग्रीस का एक लेपन कर दिया जाए, तो किसी भी लोहे की वस्तु में जंग नहीं लगता है। दूसरी यहाँ पे दूसरा दुष्परिणाम ऑक्सीडेशन का हमें देखने को मिलता है खाद्य पदार्थों के साथ। ऐसी खाद्य पदार्थ जिसमें फैट तथा तेल विद्यमान हो, जैसे चिप्स हो गया, या ऐसी तली भुनी चीजें जिनमें फैट तथा ऑयल विद्यमान हो, जब उन्हें हम काफी दिनों तक हवा में खुले में रखते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है तथा उसका स्वाद, तीखापन उसमें आ जाता है, यानी उसका स्वाद तथा गंध दोनों विकृत हो जाते हैं। तो इस परिघटना को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। अर्थात वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर के उनका जो स्वाद होता है या गंध होती है वो विकृत हो जाती है। ऐसी अवस्था वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यह जो प्रोसेस होता है उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता के कारण जो खाद्य पदार्थ होता है वो खराब हो जाता है। अब उस विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसमें विद्यमान ऑयल, फैट, वसा या तेल ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर के खराब होते हैं। तो हम ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जिससे ऑक्सीडेशन की जो परिघटना है ये कम से कम हो, तो निश्चित तौर पे वे पदार्थ जल्दी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को अगर हम खाद्य पदार्थ के साथ मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ वे होते हैं जिनके मिला देने से ऑक्सीडेशन की परिघटना रुक जाती है, ऑक्सीडेशन संभव नहीं हो पाता है। तो चूंकि पदार्थ ऑक्सीडेशन के कारण ही खराब हुआ, यदि ऑक्सीडेशन की घटना किसी कारण से रुक जाए तो निश्चित तौर पे खाद्य पदार्थ समाप्त या खराब नहीं होंगे। ऐसी दशा में हम इसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों को मिला करके उनको संरक्षित कर सकते हैं। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों में BHA तथा BHT मुख्य हैं। BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है तथा
BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन होती है। ये दो रसायन हैं जिनको मिला के रखने पर खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। ऐसा इसलिए है कि इनकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन की परिघटना नहीं होती। दूसरा एक तरीका है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है, जैसे आलू की चिप्स वगैरह की जो पैकिंग की जाती है उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस जो कि अक्रियाशील गैस होती है, जिसकी वजह से उस पैकेट में विद्यमान पदार्थ या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिससे वे पदार्थ खराब नहीं होते। विकृत गंधिता को रोकने का एक तीसरा तरीका है कि खाद्य पदार्थों को हम फ्रीज में या ठंडे स्थानों पर स्टोर करें। फ्रीज में रखने पर जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी वह स्लो डाउन हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। इसका चौथा तरीका है पदार्थों को यदि हम एयर टाइट पात्र में, एयर टाइट केन में स्टोर करें तो इसका फायदा ये होगा कि एयर टाइट पात्र में स्टोर करने पर उसमें बाहरी ऑक्सीजन से इसका संपर्क नहीं होगा, जिससे उसका ऑक्सीडेशन अपेक्षाकृत कम होगा। और लास्ट, रेंसिडिटी को रोकने का तरीका है कि उसे हम प्रकाश से दूर रखें। प्रकाश से संपर्क में जितना कम रहेगा पदार्थ, उतना ही कम उसका ऑक्सीडेशन होगा और उस दशा में उसकी खराब होने की संभावना भी कम होती। तो बस इस चैप्टर में विद्यमान जितने भी टॉपिक थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तथा एक नए वीडियो में हम एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू।